ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं वे पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने का समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। पंचांग और मुहूर्त को लेकर इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इसका लघु प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए हम अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध रखता है जिसके तारा वर्णन कहते हैं। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र से आज नक्षत्र में जिस नक्षत्र में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं दोनों का तालमेल कर आज का सूत्र निकाला जाता है कि आज का तारा क्या है। तो कुल 9 ग्रह से 9 स्थितियां बनती है और कुछ शुभ होते हैं कुछ अशुभ होते हैं। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग जिसे चंद्र वर्णन कहते हैं। यह चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में होते हैं और आज जिस राशि में चंद्रमा भ्रमण करते हैं दोनों के तालमेल कर आज के दिन की शुभता के बारे में राशि के अनुसार कैसा यह चंद्र बल उचित विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने। इसकी उपयोगिता काफी है क्योंकि यह इसका केवल दैनिक कार्य से नहीं है। यह दैनिक कार्य के अलावा विशेष कार्य पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र पहले बार किए जाने वाले कार्य जो भी कार्य पहली बार किया जाए ग्रहों से संबद्ध कार्य और किसी भी ऐसे कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं इन सभी के लिए चौघड़िया बहुत उपयोगी होता है। इसलिए चौघड़िया पर अलग अलग हमने पोस्ट भी रखा है यूट्यूब पर विस्तृत चर्चा प्रस्तुत हो। पांचवा और अंतिम भाग अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों के पीछे अंकों के सानिध्य में हम पलते फूलते हैं। अंक ही हर हमारी सफलता की का माप है और उसी से हम अपनी सफलता और असफलता को जान सकते हैं। अंक को पहचानना बहुत आसान है उसे समझना आसान है और अंकों को के अनुरूप अपने आप को चलाना ये उतना ही आसान। तो अंकों को समझना अंकों को उनके समय के हिसाब से अंकों के को सही ढंग से उपयोग करना यही इसी में हम इसी हेतु हम अंक के ज्योतिष पर अलग एक प्रस्तुति करते हैं। इसमें अंक ज्योतिष से संबंधित कुछ जानकारी सीखने सिखाने हेतु के उद्देश्य से और साथ ही साथ इसमें एक जन्म तिथि भी उदाहरण स्वरूप में लिया उस टैग से महान व्यक्ति का जिसका जन्म तिथि आज है जिसको जो हमने गूगल से लिया है और यह प्रस्तुति आपके लिए केवल उस पर सिखाने के हेतु से है न कोई उस पर प्रिडिक्शन करने का या कोई आर्थिक लाभ के उद्देश्य से। साथ ही साथ अंक ज्योतिष में आज का अंक क्या बोल रहे हैं केवल तिथियों को किसी भी माह की विभिन्न तिथियों को जन्मे जाते हैं ये सभी एक जगह एकत्रित कर प्रस्तुति को रोचक ज्ञानवर्धक और उपयोगी बनाते हुए आपके लिए हम संकलित करना है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब प्रस्तुति में जाने के पूर्व पंचांग से आरंभ करते हैं।
पंचांग की महत्ता हम सबके जीवन में बहुत अधिक है। यह केवल शुभ और अशुभ को जानने का माध्यम नहीं है जैसा हम समझते हैं, अपितु यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों का सुरक्षा पसंद, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इसी प्रस्तुतियों के साथ आपको हम ले चलते हैं राष्ट्र जय श्री राम का उद्घोष करते हुए प्रस्तुति के पहले भाग। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के पहले भाग। प्रस्तुति के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 26 नवंबर 2025, मार्क्सिस्ट पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947, विश्व विक्रम संवत 2082, कलायुग कलयुग का 5 सूर्योदय आज का 6 बजकर 15 मिनट पर, सूर्यास्त 4 बजकर 58 मिनट। दिशा सूर्यास्त का उत्तम है, उत्तर है। फिर भी उस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में सुख पाना। पंचांग के पांचों वार बुधवार, तिथि देर मध्य रात्रि 0 बजकर 1 मिनट तक खष्टी तो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात सप्तमी, नक्षत्र देर रात्रि 1 बजकर 32 मिनट तक श्रवण, तत्पश्चात धनिष्ठा, योग दिन के 12 बजकर 45 मिनट तक वृद्धि, उसके बाद ध्रुव, और करण दिन के 11 बजकर 35 मिनट तक कौलव, तत्पश्चात मध्य रात्रि 0 बजकर 1 मिनट तक कहते और फिर कर। ये रहे हमारे पंचांग के पांच महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का आज वास कहाँ है और उनकी शुभता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज जब तक षष्ठी तिथि है तब तक भोलेनाथ नंदी पर सवार हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। षष्ठी तिथि देर रात्रि मध्य रात्रि 0 बजकर 1 मिनट तक, तब तक भोलेनाथ नंदी पर सवार है, जो अभी अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। तत्पश्चात भोलेनाथ पूजन कर जाते हैं, जो कि सुखदायक। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृत काल अपराह्न 2 बजकर 27 मिनट, 4 बजकर 10 मिनट तक। रवि जो प्रातः 6 बजकर 15 मिनट से देर रात्रि 1 बजकर 32 मिनट तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1 बजकर 24 मिनट से 2 बजकर 7 मिनट अपराह्न तक। गोधूली का संध्या 4 बजकर 56 मिनट से 5 बजकर 23 मिनट संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11 बजकर 11 मिनट से मध्य रात्रि 0 बजकर 4 मिनट तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 11 बजकर 37 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक। गुली काल दिन के 10 बजकर 16 मिनट से 11 बजकर 37 मिनट दिन तक। यमगंड प्रातः 7 बजकर 25 मिनट से 8 बजकर 56 मिनट प्रातः तक। और वर्ज मुहूर्त दो भागों में, आज भोर 4 बजकर 13 मिनट से 5 बजकर 56 मिनट तक सूर्योदय के पहले, और फिर दूसरा भाग कल भोर में 5 बजकर 42 मिनट से सूर्योदय के बाद, कल के सूर्योदय के बाद 7 बजकर 22 मिनट। तो ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि आप देखें तो अंश के अनुसार बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव एक कमजोर अवस्था में है, क्योंकि इनका अंश या तो राशि परिवर्तन कर, शुक्र देव रात का आज राशि परिवर्तन है, जब वे तुला से अपनी ही राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे। हाँ, सूर्य देव और मंगल देव पहले से विराजमान। मंगल देव अभी भी अस्त चल रहे हैं। बुध देव बकरी तथा अस्त दोनों है। बृहस्पति बकरी है।
शुक्रदेव सूर्य के करीब जाकर अस्त होने वाले हैं। शनिदेव बकरी के। ये रहे ग्रहों के आकाशीय राशि के अनुसार यदि ग्रहों को देखते तो मित्र राशि में चार ग्रह, शत्रु राशि में एक ग्रह, सम राशि में दो ग्रह और अपनी ही राशि में दो ग्रह हैं। मंगल देव और शुक्र। किसी भी ग्रह का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। और मंगल देव, शुक्र देव, शनि देव, इन तीनों ग्रहों की राशियों में दो दो ग्रह है। बुध देव की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में दो ग्रह, सम नक्षत्र में चार ग्रह और अपने ही नक्षत्र में तीन ग्रह। वे क्रमशः चंद्रदेव, बृहस्पति देव तथा राहु देव। शक्ति के अनुसार यदि देखा जाए तो बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह, चार ग्रह हैं। केतु, सूर्य और मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह हुए। और शेष ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक ग्रह। आज दिन में 11:27 पर शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, जब वे अपनी ही राशि तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएं। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं जो नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। आपके समक्ष जो सूची संबद्ध है इसे तारामंडल कहते हैं। आपके समक्ष जो सूची है उसमें हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा की गोचर से संबंध रखता है। और तारामंडल के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वर्टिकल रूप में वह जन्म पत्रिका से संबंध रखता है। जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ, यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में, दोनों को मिलाकर आज के विभिन्न नक्षत्रों के अनुसार आज की शुभ और शुभ देखी जाती है। जाती है कि तारा आज का क्या कुल 9 परिस्थितियां बन सकती है तारों की। जब आपका आज का तारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, न्याय, मित्र या मित्र में। जब भी आपका आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र हो तो वो शुभता के संकेत देते हैं। वही जन्म, विपत, प्रत्यय और न्याय ये अशुभता की ओर इंगित करते हैं। अशुभता, अशुभ तारा की स्थिति में हम शुभ कार्यों का आरंभ नहीं करते, उसे टालते हैं, पोस्टपोन करते हैं अगले पल के लिए जब शुभ तारा होगा। और दैनिक कार्यों में सावधान, कोई भी उपाय कर हम जोखिम नहीं लेना चाहिए, यही सलाह है। यह नवतारा चक्र, यह तारा बलम मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और जिसके अनुसार ग्रहों के हम सभी इस तारा बलम के अनुसार केवल आज के बारे में जानते हैं और चंद्रमा के गोचर से केवल एक ग्रह से। किंतु तारा नौतारा चक्र पद्धति से जो जिसका मूल सिद्धांत जिसके आधार पर तारा बलम है वह सभी ग्रहों के बारे में बताता है, पूरे जीवन काल के बारे में बताता है। ग्रहों की शुभता अशुभता, साथ साथ ग्रहों की कैसी परिस्थिति में वो फल देंगे, तो जन्म कुंडली में स्थिति कैसी है उनकी बनती है फल का। और दैनिक जीवन से लेकर के पूरे जीवन काल में हमसे मिलने वाले सभी व्यक्ति कैसा फल देंगे, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, कार्यालय में हो या कहीं बिजनेस, सभी जगह मिलने वाले व्यक्ति का अगर जब मैं ये पार्टनरशिप हम कर रहे हैं तो वो हम जान सकते हैं। तो यह नवतारा चक्र पद्धति बोलता सिर्फ इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही अपना फल देते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं ग्रह में, कुल 27 नक्षत्र हुआ करते हैं, किंतु ग्रह 9 ही है। इसलिए कौन से नक्षत्र किसका फल देंगे इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की गई 3 भागों में, 9 नक्षत्रों पर। और इन नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ने के लिए ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु है, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध।
इन ग्र- अब इन ग्रहों से नक्षत्रों को जोड़ा जाता है। पहला नक्षत्र जो हुए हर श्रेणी में से, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को दिया। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को दिया गया। तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव बने। इस तरह से 9 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को दिया। और यह सूची आपके समक्ष, और यह सूची आप इस प्रकार इस प्रकार हम यह देखते हैं कि यह सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब फलित कैसे करते हैं? तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो वहां से गणना आरंभ करते हैं। मान लीजिए आज का चंद्रमा, आज बुध दिन है, बुधवार, आज का चंद्रमा किसी भी बुध के नक्षत्र में, मान लें आज का चंद्रमा इस बुध के नक्षत्र में कहीं, तो बुध पहला ग्रह बनते हैं, केतु देव दूसरा, शुक्रदेव तीसरा, सूर्य चौथा, चंद्रमा पांचवा, मंगल छठा, सातवां राहु, आठवां बृहस्पति और नौवां शनि। अब इस ग्रह को यदि देखा जाए, इनको देखा जाए यदि, तो पहला ग्रह जो होते हैं ये मिश्रित फल होते हैं। दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ये जो होते हैं अशुभ फल देते हैं। वही दूसरा, यही दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ये शुभ कार्य होते हैं। अब ग्रह बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए हम ये जान गए कि कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह शुभकारी होंगे, कौन सा ग्रह अशुभकारी। तो जो अशुभकारी ग्रह होंगे, आप ये देखें, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां, ये शुभकारी ग्रह होंगे। तो जो ये शुभकारी ग्रह जो बने, उनके दशा महादशा का फल शुभ होगा। और अगर हमें पहले से पता है कि कौन से दशा महादशा का फल शुभ होगा, तो हम योजनाबद्ध तरीके से उस सभी कार्यों का निष्पादन, शुभ कार्यों का निष्पादन शुभ दशा महादशा में कर सकते। वहीं जहां हमें चुनौती आने वाली है, परेशानी आने वाली है, वहां हम सावधान। तो ये हमारे लिए काफी उपयोगी, और इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। और यह नवतारा चक्र पद्धति की यही उपयोगिता है। आपके समक्ष पूरी सूची उपलब्ध है। अब आप देखें, यदि तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां ये अशुभकारी है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभकारी है। संपत्ति जो कारक होते हैं, बिजनेस पार्टनर ऐसे व्यक्ति में करें जो संपत्ति ग्रह हो। बुध के लिए यदि कहें तो केतु संपत्ति कारक है। केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक इनके लिए संपत्ति के कारक होते हैं। उसी तरह ग्रहों को भी देखें, जो दूसरा ग्रह पर पड़ते हैं, दूसरा जो संपत्ति को दिखाते हैं, यदि उनसे कार्य किया जाए तो संपत्ति के लाभ होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी उपयोगी है। और इस नवतारा चक्र पद्धति हमारे हम सबके जीवन के लिए काफी उपयोगी है। और इसीलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से इसकी प्रस्तुति रखी है, यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान जी को लेकर कुछ चर्चा की गई। तो चलिए आप जरूर देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी भी। अब आपको वापस ले चलते हैं तारावर्ग। आज का तारा क्या क्या? आज का चंद्रमा 1:32 पर तक श्रवण नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र। उसके बाद शर्विष्ठा नक्षत्र में जाता है,
इसे धनिष्ठा भी कहते हैं। तो मंगल के नक्षत्र में हो जाता है। यदि आज का ये देखा जाए तो आज जिस व्यक्ति का के लिए थोड़ा समस्या का कारक है वह है पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में नक्षत्र में जन्मे जातक। उनके लिए समस्या हो सकती है जो 1:32 तक। तत्पश्चात शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए समस्या हो सकती है। पुष्य नक्षत्र, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक। तो ये आपके लिए शुभकारी हो सकता है। आज का उदाहरण स्वरूप यदि देखा जाए तो भरणी पूर्वा फाल्गुन या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग विपत का होगा, दूसरे भाग छेद का। इसी तरह से हम हर फल का निकाल सकते हैं। पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्रपद की चर्चा हमने की कि पहला भाग नैथनी का है जो कि अशुभ है, उसके बाद हित का है। तो ये रहे हमारे प्रस्तुति। उपाय के तौर पर जो ये प्रस्तुति है यह अब पुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए जोखिम नहीं लेना चाहिए। फिर भी जानकारी के लिए आज का तारा यदि जन्म है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में है तो नमक का दान, नैथन्य है तो त्याग है, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। किंतु यह किताबों से ग्रंथों से हमने लिया है। आपसे आग्रह है कि जोखिम न लें। आप शुभ, क्योंकि लंबी अवधि तारा का नहीं होता है, इसलिए आप शुभ कार्यों को टालने का प्रयास करें। लंबी अवधि होने से तब इसका उपाय किया जा सकता है, लेकिन आज का तारा क्या आपके लिए उपयोगी नहीं है जोखिम। इन्हीं शब्दों के साथ हम तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं। आज का राशि परिवर्तन नहीं है, आज बुध का केवल राशि, शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है, चंद्रमा का नहीं। जैसे चंद्रमा मकर देव राशि में है और मकर राशि में जब जातक है इसे इस प्रस्तुति इस पद्धति को चंद्र बलन कहते हैं, जो राशि के अनुसार फल होता है। चंद्रमा जिस राशि में होते हैं जन्म कुंडली में और जिस राशि में भ्रमण कर, तो आज का दिन यदि कहें तो मेष राशि, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए उत्तमता कह सकते हैं। शेष राशि के जातक के लिए सावधान रहने की जरूरत है, इस देव का ध्यान। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको चौथे भाग में ले आए हैं, चौघड़िया भोग। चौघड़िया जैसा हमने आरंभ में कहा था कि काफी उपयोगी है। यह सभी कार्यों के लिए उपयोगी होता है जिसमें हम शुद्धता चाहते हैं। फिर इसलिए इसी के उद्देश्य से चूंकि इसकी उपयोगिता काफी है, इसलिए हमने यूट्यूब पर अलग से हिंदी और अंग्रेजी में ये चौघड़िया की उपयोगिता और चौघड़िया यूटिलिटी और चौघड़िया पर अलग पोस्ट करके रखा है। आप उसे संदर्भित करें, ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा ऐसा हमारा का विश्वास। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं और ये 8 चौघड़िया उपयोगी हुआ करते हैं। अब ग्रह से साप्ताहिक दिन साथ ही होते हैं, इसलिए नामकरण करने के समय इस साथ ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और पहला चौघड़िया जो प्रतिदिन हुआ करता है, आदि का चौघड़िया, वो अंत का चौघड़िया होता है, चाहे दिन का या रात। इस तरह से चौघड़िया, हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है और हम जानते हैं हर सप्ताह दिन का जो हर साप्ताहिक दिन है उसके कोई ना कोई ग्रह स्वामी होते हैं, इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों से भी होता है। और हर ग्रह कोई ना कोई विभिन्न कार्य, विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध विशेष कार्यों, ग्रहों के विशेष कार्यों और विशेष प्रयोजनों आदि से भी संबद्ध होता है। चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ाता है, इसलिए चौघड़िया काफी उपयोगी और हो जाता है। चौघड़िया का उपयोग करते समय हमें ये जरूर देखना चाहिए कि दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित कर सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। जब भी अशुभता से व्याप्त हो तो उस चौघड़िया को त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता कम, अशुभता की अपेक्षा ज्यादा, अशुभता की संभावना ज्यादा हो, इसलिए वैसी स्थिति को हम टाल। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन का चौघड़िया जो होता है, चूंकि शनि दिन सूर्य देव का होता है और शनि देव से उनकी कटुता होती है, इसलिए काल बेला उनका जो चौघड़िया है, शनि का चौघड़िया, वो काल बेला से प्रतिदिन ग्रसित करता है। ठीक उसी प्रकार रात्रि का चौघड़िया चंद्रमा का हो, रात्रि का जो बेला होता है सब समझ चंद्रमा चंद्रमा के अधीन होता है और चंद्रमा से ठीक बुध की कटुता चंद्रमा से लगती है, चंद्रमा की कटुता बुध से नहीं है। फिर भी
बुध की कटुता बढ़ने के कारण बुध का जो चौघड़िया है हुआ करता है रात्रि का, वह काल रात्रि से प्रतिदिन ग्रसित। ये हमने अनुभव और अपने अनुसंधान से पाया, जो आपके ज्ञान के लिए और आपके उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम यहाँ प्रस्तुत करें। तो ये रहा आज ये चौघड़िया पर थोड़ी चर्चा। आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या है। तो दिन का चौघड़िया, जैसा हमने कहा था, काल चौघड़िया, जो काल चौघड़िया है वो काल वेला से ग्रसित है। और रोग चौघड़िया ये वार वेला और राहु काल दोनों से ग्रसित है। 11:37 से 12:57। रात्रि का लाभ चौघड़िया जो 2:56 देर रात्रि से 4:36 भोर तक है, और काल रात्रि से। इन तीन चौघड़िया को का त्याग करना चाहिए और अपने कार्यों को करना चाहिए। और अंत में पांचवें भाग में हम आ गए, जो कि अंक ज्योतिष से संबंधित। अंकों के अंक में चल लेकर वे इन अंकों से ही गुजरना पड़ता है, 1 से 9। 1 से 9 अंक का यानी सिंगल डिजिट का, जब भी एक से ज्यादा अंक का समूह हमारे समक्ष आते हैं तो उन अंकों को जोड़कर एक अंक में ही परिवर्तित कर उसका उपयोग किया जाता है। तो 1 से 9 अंक हुए अंक ज्योतिष के मूल अंक। अब इन अंकों को देखें यदि, तो पांचवा अंक जो है एक अंक सभी अंकों के मध्य आता है, जिससे 5 अंक की शक्ति काफी है। यह अपने पूर्व तथा बाद के आने वाले अंकों को संतुलित रखता है। ये अंक इन सभी अंकों के शासक ग्रह होते हैं। 9 अंक 9 शासक ग्रह। सूर्य एक के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6वां का शुक्र, 7वां केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इन अंकों को इनकी उपयोगिता के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, यूनिक नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार, या अगर नौकरी पर व्यक्ति है तो बॉस। 2 को चंद्रमा जिनके स्वामी है, रानी से या पार्टनर से। 3 को गुरु या सलाहकार से। 4 को शरारती तत्वों से, राहु है 4 के स्वामी, इसलिए राहु इल्यूजन में रखता है लोगों को। शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से। 5वां राजकुमार से, बुध इसके स्वामी बनते हैं। 6 मंत्री से, सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, क्योंकि शुक्र 6 के स्वामी शुक्र है, जो कि भोग विलास के भी कारक है और ज्ञान के भी कारक। 7 केतु से, जो मोक्ष के कारक है, स्पिरिचुअलिटी के कारक है, इसलिए धर्मगुरु से। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिसका जिसको ईश्वर द्वारा यह वरदान प्राप्त होता है कि वह भविष्य में घटने वाली घटनाओं का, जिसे पूर्वाभास, पूर्वानुमान, ऐसे व्यक्ति। 8 शनि से, 8 के स्वामी शनि है, जो कि समाज के नीचे तबके के लोग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके उनसे वो ऐसे लोगों से जुड़ा रहता है, अधीनस्थ कर्मचारियों से, नौकर चाकर से, तथा न्यायालय से। और 9वां मंगल, इनके स्वामी सेनापति, डॉक्टर, पुलिस, पुलिस। तो ये रहे इनकी चर्चा। अब ये इन ग्रहों की विशेष ऊर्जा हुआ करती है, और ये ऊर्जा हमारे लिए कारगर होती है। यदि कोई जन्म तिथि में अंक हमारे जन्म तिथि में नहीं है कोई ऐसा अंक, तो उस ग्रह से संबंधित ऊर्जा की कमी हमारे हमें पाई जाती है। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि कुछ अंक हमारे जन्म तिथि में आवश्यकता से अधिक है, 2 बार से अधिक, तो वो उस ग्रह से संबंधित जो ऊर्जा है उसकी अधिकता हमारे पास पाई जाती है, जिसका कुप्रभाव भी पड़ने की संभावना है। तो हम ज्योतिष से भी इसको पहचान सकते हैं कि समस्या का कारण क्या है और उसका निदान। अंक ज्योतिष अंक में हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंकों से उपहार के रूप में नवाजते हैं। ये अंक जो अंक जन्म तिथि के रूप में आता है, जिसमें जन्म तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि हमारा मूलांक होता है, जो कि आंतरिक भविष्य बताता है। तिथि, माह और वर्ष सभी मिलकर हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, भविष्य के सूचक। तिथि और माह को जोड़ते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दिखता है, और वर्ष को जोड़कर एक कलंक को परिवर्तित कर उसका उपयोग जब करते हैं तो हम वह वातावरण दिखता है।
तो ये सभी अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने एक तिथि ली है, जन्म तिथि, जिसमें किसी व्यक्ति का जन्म तिथि लिया है जिसका आज जन्म तिथि 26/11/1991। आप देखें, जो अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है कि जब भी एक से ज्यादा अंकों का समूह आया तो उसको एकल अंक में परिवर्तित करेंगे। हमने परिवर्तित किया 26 का 8, 11 का 2, 1991 का 2, वर्ष का 2। इन सबको जोड़कर फिर 12 बनता है। और चूंकि वर्ष तीनों को जोड़ने के बाद यह भविष्य की दर्शाता है, इसलिए हम इसको लाइफ नंबर में देते हैं, कंडक्टर भी कहा जाता है। तो जो जन्म तिथि होता है, जो मूलांक होता है, उसके ड्राइवर भी कहा जाता है और अंक को कंडक्टर भी कहा जाता है। ड्राइवर और कंडक्टर यही अंक ज्योतिष के पूरी पूरा अंक ज्योतिष इसी पर काम करता है। तो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं है। क्योंकि ड्राइवर का बस में भी अगर देखें, ड्राइवर और कंडक्टर से आपस में शत्रुता है तो बस का चलना मुश्किल है, आरंभ शुरुआत से ही। तो लाइफ स्ट्रगल होता है। और इसका निदान करने के लिए, चूंकि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, स्टैटिक है, इसका निदान करने के लिए कुछ अंक ऐसे हम उपाय करते हैं जो कि लंबा जिसकी अवधि हो, बदला नहीं जा सके, और यह दोनों का मित्र, ड्राइवर और कंडक्टर। पहला ये। दूसरा, जब हम अपने से कुछ अंक सृजित करते हैं तो ऐसा अंक सृजित करके नहीं लाएं जो ड्राइवर और कंडक्टर का स्तर। तो अब ऐसा कौन सा अंक है जो हम खुद सृजित करते हैं और कर सकते हैं, जो कि जब से ड्राइवर और गुलाम के बीच में जब कंफ्लिक्ट हो, शत्रुता हो, तो वो मध्यस्थता का काम करे। ऐसा कौन सा अंक है? कहां से लाए इसका स्रोत? धरती पर जो ईश्वर है, हमारे जन्म लेने के बाद, हमारा हमें होश में आने के पहले मेरा नामकरण किए। नामांक जो होता है यह महत्वपूर्ण होता है, माता पिता निर्धारित करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह जातक के पूरे जीवन के स्ट्रगल को दिखाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब नामांक जो है यही मध्यस्थता का काम करता है, ड्राइवर और कंडक्टर का नाम का पहला अक्षर भी और नाम, पूरे नाम का नामांक। क्योंकि नाम का जैसे जैसे अक्षर होता है, वैसे वैसे उसकी महत्ता, शुरू वाली महत्ता बहुत ज्यादा होती है। नाम का पहला अक्षर जिसे पुकारा जाता है, हमारा काम खड़ा होता है। उसके बाद कई बार नाम पुकारने की प्रक्रिया खत्म भी नहीं होती है, फिर भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो नाम का पहला अक्षर से लेके वोवेल कॉन्सोनेंट सभी। आज जिस व्यक्ति का जन्म तिथि ये दिया है, वह अनुप्रिया कपूर का। ये टीवी एक्ट्रेस है और इनकी जन्म तिथि आज। उन्हें हार्दिक बधाई। अब इनके नाम अगर हम ये देखें तो इनका 8 मूलांक बनता है, 3 भाग्यांक बनता है। जन्म तिथि में 11, 22 और 33 जब भी कहीं चर्चा में हो तो वह मास्टर नंबर कहलाता है। उसका पिछले जन्म के आत्मा से संबंध होता है। वहीं 13, 14, 16, 19 जब भी होता है तो पिछले जन्म का कार्मिक डेब्ट से होता है और वह पिछले जन्म के कुछ ऋण उसको चुकाने होते हैं। 13, 14, 16, 19। अब यहाँ पर आप देखें, 11 महीना है, 11 की चर्चा यहाँ होती है, 13 कहीं नहीं। तो 8 मूलांक, 3 भाग्यांक। नामांक इनका 7 पर आया और नाम का पहला अक्षर एक आया। इसे आप नोट करें और देख, अब आप देखना चाहेंगे शत्रु अंक कौन कौन ये लेकर आ रहा। आप देखें कि इनका सब नाम का पहला अक्षर क्या बनता है। क्या यह शत्रु अंक से जाता है? 8 और 3 में क्या संबंध है? फिर 8 1 में क्या संबंध है? 7 1 में क्या संबंध है? सॉरी, 3 1 में क्या संबंध है और 3 7 में क्या संबंध है? आइए, यह सूची आपके समक्ष है जो शत्रु अंक का है। 1 का 8 दुश्मन है, 8 का 1 दुश्मन है। आप देखें, 8 का अनुप्रिया का नाम आरंभ जो होता है वह 1 से होता है। अंकीय मूल 1 है। अब नामांक निकालने के लिए अक्षरों का अंकीय मूल्य में परिवर्तित किया जाता है, उनके अक्षरों को, और तब उसके को जोड़ा जाता है। तो यहाँ जोड़ा गया और जोड़ने के बाद देखा गया कि उनका नाम का पहला अक्षर ही शत्रु है।
पुनः आगे चलते हैं। इनका नामांक 7 पर जाता है और इनका भाग्यांक 3 है। 7 का शत्रु 7 9 3 है। एक यह, और 8 और 3 का संबंध देखें तो 8 और 3 का 70 नहीं है। किंतु यह नाम जो सृजित हुआ इनका, वहां से शत्रुता से आरंभ हुई। ये इनके लाइफ में कुछ न कुछ समस्या लेकर आता है। तो ये रहे आपके समक्ष प्रस्तुति। और आपके लिए हमने वह भी अच्छा रखा है जो उनके शत्रुओं के संबंध में। यानी यदि 7 का व्यक्ति का किसी का है, एक किसी व्यक्ति का, मान लीजिए किसी का 8 व्यक्ति का, 8 अंक किसी का है, तो उसका नाम का पहला अक्षर ए नहीं होना चाहिए। ALJKYBARDMTFE नहीं होगा। और इन अंकों को यदि आप पूरे अंकों को यदि विवेचना करें, एनालाइज करें, तो कुछ अंक ऐसे हैं 4 7 8 9 जो अपने के ही दुश्मन है। यानी 4 यदि कहीं अंक होता है तो 4 दो बार नहीं होता। 7 7 के दुश्मन, 8 8 के दुश्मन, 9 9 के दुश्मन। क्योंकि 4 राहु होते हैं, एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति, तो उनको सच्चा आदमी ही चाहिए। 7 साधु सन्यासी या इंट्यूटिव पर्सन, आपस में शत्रुता रहती है। नौकर चाकर न्यायाधीश आदि एक दूसरे के पूरक नहीं होते बल्कि विरोधी हुआ करते हैं। 9 उसी तरह से सैनिक। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बिल्कुल सटीक है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज एक और नई सूचना दें। वर्षफल कैसे निकालते हैं। वर्षफल निकालने के लिए हम जातक का जो जन्म तिथि है उसमें वर्तमान वर्ष को बदल देते हैं और तब अंक निकालते हैं, तो वह जातक का 1 निकलता है। और रनिंग एज जातक का अभी जो वर्ष आयु चल रही है वह 35 है, जो कि 8 बनता है। यहाँ 1 8 का संबंध ऐसे ही हो गया। और साथ साथ 8 8 का दुश्मन है, मूलांक 8 है, यहाँ 8 बनता है। और 8 1 का भी दुश्मन है, इसलिए कि वर्तमान वर्ष पूरा परेशानियों का की संभावना होती है। और इसलिए हम इसको निकाल सकते और इसका उपाय कर सकते। तो ऐसे स्थिति में हम इसका उपाय कर हम खुद को संभाल सकते हैं, चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें इसलिए अंक ज्योतिष सीखना बहुत आसान है, इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। और नवजात शिशु का आरंभ से ही ऐसा नाम रखा जाए जिससे उसको स्ट्रगल कम हो, परेशानी कम हो, तो उसका जीवन जो हम माता पिता बन करके हम का नामकरण करते हैं तो चरितार्थ। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ले चलते हैं आज अंक क्या क्या क्या। आज का अंक कहता है, आज का अंक का संबंध 8 1 से, यानी मूलांक 8 बनता है, 1 बनता है और भाग्यांक 1। 8 1 तो आपस में शत्रु जरूर होते हैं, लेकिन 8 को गणना में हम नहीं लेते, 1 से चलते हैं। 1 को विभिन्न नव अंकों से संबंध कैसे, तो एक राजा सरकार होता है, उस सरकार राजा को किसी से शत्रुता नहीं रहती, केवल 8 से शत्रुता रहती है, क्योंकि 8 न्यायाधीश है, नौकर चाकर है, दोनों का आपस में विवाद है। इसलिए आप देखेंगे न्यायाधीश और जो कोर्ट है और सरकार में हमेशा ठनी रहती है। कर्मचारी का यूनियन और सरकार में ठनी रहती है। इसलिए एक वो जितने जो भी किसी भी तिथि को जन्मे जातक, 8 को केवल 8 17 26 तारीख को जो जन्मे जातक है उनके लिए सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि 0 स्टार भी मिल रहे हैं। और शेष मूलांक वाले सभी के लिए दिन प्रतिशत जो सफलता है केवल मंगल को थोड़े कम रहती है, इसलिए कि मंगल, सरकार अगर सावधान रहती है तो सेनापति से ही रहती है, राजा सावधान रहता है तो सेनापति से। इसलिए उसे 50% मिलते हैं। शेष अंकों के तुलना अच्छी है, इसलिए आज दिन अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम
अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी रहा होगा और ज्ञानवर्धक। प्रस्तुति को और उपयोगी बनाने के लिए आपका सुझाव आमंत्रित है। और यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ। आपसे आग्रह है कि साझा करें सभी इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि इस प्रस्तुति पर सभी को लाभ मिल सके, सभी का कल्याण हो सके। इसी अनुरोध के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तो कामना करते हैं कि आज का दिन आपका बुद्ध देव, श्री गणेश तथा मां सरस्वती की कृपा से आपका दिन शुभ। जय बुद्ध देव, जय श्री गणेश, जय मां शारदा।